Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for CDS and NDA examination by Institute of Defense Services. I am Rajiv Sharma और मैं आपके पास लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स के कुछ और टॉपिक्स। चलिए बिना देरी किए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आने वाला है वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। क्यों जरूरी है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है इसने रिसेंटली नवंबर 2025 में एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस पर बेस्ड लिस्ट जारी की है जो कि जीडीपी इनकम पर कैपिटा के बेस पर इशू की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, इस सूची के अनुसार वर्ल्ड की 2 टॉप कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें पहली इंडस्ट्री जो है वो अमूल है, जिसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा और आप सभी ने उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा। यह गुजरात में आनंद से शुरू हुआ था 1946 में और आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू इट्स जीडीपी। दूसरा है इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन। इसे आप देखते हो तो इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। तो ये जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है ये भी विलेज लेवल या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए फार्मर्स को और के लिए फर्टिलाइजर्स को डेवलप करने का काम करती है। 1967 में डेवलप हुई या एस्टैब्लिश हुई और इसका हेडक्वार्टर आज की डेट में न्यू दिल्ली में है। भारत में बहुत सारे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं, राइट। कोऑपरेटिव का बेसिकली मतलब होता है, इसका नाम में ही है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग समझ लें। कोऑपरेटिव दैट मींस कोऑपरेशन से बना हुआ, मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने वाले लोग जब एक दूसरे के साथ आकर अपने म्यूचुअल कोऑपरेशन से एक ऑब्जेक्टिव को सेट करके प्रॉफिट कमाने के लिए किसी इंडस्ट्री को सेट करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री को कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव के साथ, जैसे अमूल है तो अमूल क्या है, जो डेयरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं, वो लोग अमूल में एक साथ अपने एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ उन्होंने अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना, उन्हें पैकेज करना और उन्हें डायरेक्ट सेल करना, अपना मार्केट भी खुद ही डेवलप करना। आप समझ रहे हो। तो ये कोऑपरेटिव का बेसिकली मतलब है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये कोऑपरेटिव हिंदी में से सहकारी कहते हैं, सर क्या कोई गवर्नमेंट होता है? नहीं भैया, ये नॉन गवर्नमेंट होता है पूरी तरीके से। बस आप इतना अंतर ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई इंडस्ट्री आपने देखी होगी। फॉर एन एग्जांपल मैं रिलायंस ले लेता हूं, तो जब मैं बोलता हूं रिलायंस का मालिक तो अपने आप आपके अंदर एक नाम सामने आ जाता है, मुकेश अंबानी, है ना। तो इसी तरीके से जब मैं कोऑपरेटिव की बात करता हूं तो आप समझ लो कि कोऑपरेटिव का एक अकेला मालिक नहीं होता। कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी जो ओनरशिप होती है वो एक कमिटी के पास होती है। ये कमिटी उन रेगुलेशंस पर काम करती है जिन रेगुलेशंस पर कोऑपरेटिव कमिटी ने उसके रूल्स तय किए होते हैं, उसके जो नियम बनाए हुए होते हैं, राइट। उसके जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही आदमी इसका मालिक होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इंडियन कॉफी हाउस। 1950s में इसे तमिलनाडु, कर्नाटका यानी डाउन साउथ में कॉफी प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं, कॉफी प्रोड्यूसर्स ने मिलकर शुरू किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो कॉफी प्रोड्यूस करते हैं उस कॉफी की प्रोसेसिंग से लेकर उसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और सेलिंग टू द मार्केट पूरा का पूरा हमारे हाथ में हो। यानी हम खुद वी आवरसेल्व्स विल फाइंड आवर मार्केट। हम खुद अपना बाजार ढूंढेंगे, अपने कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और उसी का रिजल्ट है कि आज देखो लगभग भारत के हर शहर में आपको इंडियन कॉफी हाउस या हर एक मेजर सिटी में आपको इंडियन कॉफी हाउस मिल जाएगा। मतलब इट इज अ चेन ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज एट प्रेजेंट, राइट। बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव्स। भैया पूरी दुनिया में भारत के 2 सबसे बड़े कोऑपरेटिव्स आए हैं। इसका मतलब ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और प्राउड मूवमेंट होना इसीलिए है। देखो रिसेंटली आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जो आया है उसमें आपने देखा इंडियन टीम पहली बार जीती है, राइट। 25 साल का इतिहास। उसके साथ ये भी एक अपने आप में विमेंस के लिए अगर देखा जाए, लाइक इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ विमेन ओनली, मैं आपको बताऊं महिलाओं के लिए सिर्फ उनके संदर्भ में बात करूं तो डेफिनेटली इट इज अ प्राउड फुल न्यूज। क्यों? क्योंकि इन कोऑपरेटिव्स में काम करने वाली जो आप बोल सकते हो मेजर एम्प्लॉइज हैं, यानी कि इनका मेजर एम्प्लॉयमेंट जो है उस एम्प्लॉयमेंट में जो मेजर नंबर है वो फीमेल्स का है, यानी कि महिलाओं का है। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये क्या है भैया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 1895 में स्टैब्लिश हुई। कब? 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? वर्ल्ड लेवल पर दुनिया भर में जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई हैं या की जाएंगी
या जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं, उन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के बीच एक यूनिटी लाना, उन्हें डेवलपमेंट और प्रमोट करने के लिए काम करना, राइट? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय डेवलप करना, यह इसका ऑब्जेक्टिव था। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है अगर आपसे कोई पूछता है तो बहुत सिंपली कहना इसका हेडक्वार्टर्स सर ब्रसेल्स में है। और ब्रसेल्स कहां आता है? ब्रसेल्स इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय देश है बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, उसमें इसका हेडक्वार्टर आता है, यानी कि इसका मुख्यालय आता है। ठीक, नेक्स्ट, मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, सेम चीज हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज अमूल और इफ्को। भैया क्या अमूल एंड इफ्को, एक दूध के लिए काम कर रही है, एक फार्मिंग फर्टिलाइजर्स के लिए काम कर रही है। इन दोनों कंपनीज को इंडिया से लिस्ट किया गया और वर्ल्ड कोऑपरेटिंग मॉनिटर WCM, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जारी करता है, उसमें 2025 के साल की रैंकिंग में पहले स्थान मिले हैं। अमूल फर्स्ट पोजीशन पर आया है, इफ्को सेकंड पोजीशन पर आया है। किसकी रैंकिंग में? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की रैंकिंग में। और ये रैंकिंग किस बेस पर की गई है अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि सर ये टोटल टर्नओवर के बेस पर ही नहीं है केवल, सर ये जीडीपी पर कैपिटा के रेशो के साथ है। मतलब जो टर्नओवर है उसके साथ जीडीपी पर कैपिटा का प्रोपोर्शन क्या है, कितनी जीडीपी कंट्री का ये डेवलप कर रहे हैं, प्लस इनका टोटल टर्नओवर इन अ ईयर कितना है, मतलब कुल कारोबार, एवरीथिंग जो टोटल ट्रांजैक्शन कंपनियों के नाम पर हुआ वो कितना है, राइट? ये पैरामीटर इनके लिए रखा गया है। सो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टर्नओवर टू द जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, पर पर्सन कैपिटा बताया गया, राइट? तो पर कैपिटा लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है पर पर्सन, राइट? नेक्स्ट इज, हम इसके बारे में देखते हैं जरा कि ये जो दो कंपनीज हैं उनके बारे में भी थोड़ा समझ लें, जान लें। अमूल, इसका बेटा फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। बेसिकली एक ब्रांड नेम है, कंपनी नेम नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम अलग है। ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये तो बहुत लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, ये 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। सर कब स्टैब्लिश हुआ था? 1946 में, 1946 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। गुजरात में आनंद नाम का एक जिला आता है, ऐसा लिखते हैं वैसे गुजराती में, आनंद, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो आनंद, तो वहां से इसका नाम आया था, वहां से स्टैब्लिश किया गया, राइट? वैसे अगर आप देखोगे तो इसका जो बेसिक नाम है, जो कोऑपरेटिव कमेटी है, वो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMMF। ये कंपनी, मतलब जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, उसका रजिस्टर्ड नाम है, कोऑपरेटिव कमिटीज नाम से रजिस्टर की गई है। अमूल इज अ ब्रांड नेम जिसके नाम से फेमस है। भैया इसमें लगभग 3.6 मिलियन, 36 लाख, 3.6 मिलियन है तो 36 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। सर एम्प्लॉयमेंट का लेवल देखो, 36 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है इस कंपनी ने। यह है कोऑपरेटिव पावर। 18,600 विलेज डेयरी, यानी कि 18,600 ग्रामीण डेयरियां हैं, मतलब इतनी डेयरीज इससे लिंक्ड है। ये कितनी? 18,600 डेयरीज लिंक्ड है। द अमूल मॉडल इज कंसिडर्ड अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल इक्विलिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। डेफिनेटली ग्रामीण विकास का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई देता है, सामाजिक समानता का, जहां सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाई देता है। एंड डेफिनेटली इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर के, चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, पर्सन फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लास, उससे सपोर्ट किया जाता है। इट सिंबलाइजेस द व्हाइट रिवॉल्यूशन। सर 1970s के डिकेड में इंडिया को मेजर मिल्क प्रोड्यूसर बनाने के लिए एक व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया, आप सभी लोगों को पता होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन माने गए हैं, यह भी आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान रखिएगा। वर्गीस कुरियन एक ऐसे व्यक्ति हैं हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आज की डेट में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। भारत में लीडिंग प्रोड्यूसर है, शीर्ष उत्पादक है दूध का भारत। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस अमूल। किसकी वजह से? इस अमूल की वजह से। तो इस व्हाइट रिवॉल्यूशन में, श्वेत क्रांति में, भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री कौन है? अमूल है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाने वाली अमूल है। सर थोड़ी बात हम इफ्को के बारे में कर लेते हैं। इफ्को बेटा 1967 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ्को इट स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, राइट? ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नाम से जानी जाती है। ये भी इंडिया की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सेवरल public sector industries, private sector industries are working, but no other industry is as large as the IFFCO is
in its production as well as in its employment generation as well as its per capita GDP building। इन तीनों पैरामीटर्स पर इफको के आगे पीछे भी कोई नहीं आता। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का पावर देखो साहब, इफको हैज अप्रोक्सीमेटली 35,000 मेंबर्स, इसमें तकरीबन 35,000 सदस्य हैं, रीचिंग ओवर 50 मिलियन फार्मर्स, तकरीबन 5 करोड़ किसानों तक पहुंचे इसकी। भारत में लगभग 5 करोड़ किसानों तक इफको की पहुंच है, मतलब वो इससे जुड़े हुए हैं। इफको प्लेज अ वाइटल रोल इन एम्पावरिंग फार्मर्स, डेफिनेटली कृषकों को मजबूती देना। हमारे यहां जो कृषि है उसका सतत विकास और उसे प्रमोट करना, उसका प्रचार करना, सतत विकास होता रहे कृषि का, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का जीडीपी में यूटिलाइजेशन हो सके, कंट्रीब्यूशन बढ़ा सके, यही टारगेट इफको का रहा ऑनवर्ड्स फ्रॉम 1967 ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, राइट। ओके, तो अब हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि ये जो आप बात करते हो कोऑपरेटिव्स की, तो इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो मुझे लगता है उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है। सबसे पहली चीज भैया, ये जो कोऑपरेटिव है इंडिया में, जो कोऑपरेटिव कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स इन इंडिया है ना, भारत में ये जो सहकारी या सहकारिता शुरू हुई है भैया, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये ब्रिटिश के टाइम से ही शुरू हो गई थी, 19th सेंचुरी में ये सबसे पहले आगे बढ़ी। लेकिन हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं कि उसमें भी हमें टाइम लगा है, समझो इस बात को। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत में लाया गया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट इन 2011। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दिस अमेंडमेंट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था 2011 में हमने, उसके पहले कोऑपरेटिव्स को पूछ ही नहीं रहा था, पिछली कभी भी हमने इसके बारे में सोचा नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी कि सेकंड टेन्योर में उन्होंने बात तय की और 2011 में संसद ने एक संविधान संशोधन पारित किया और भारत के संविधान में से संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहां दिया गया? पहला है आर्टिकल 19(1)(c), दूसरा है आर्टिकल 43(b). क्या है? 19(1)(c) में एक सिटीजन राइट बनाया गया है, यानी नागरिक अधिकार, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है, मौलिक अधिकारों का। क्या है ये? टू स्टैब्लिश ए कोऑपरेटिव, कि एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में सहकारी समिति गठित कर सकता है, सहकारी उद्योग स्थापित कर सकता है। और भैया ये उसका फंडामेंटल राइट बनकर सामने आया। ये क्या बनकर सामने आया? ये उसका फंडामेंटल राइट बनकर सामने आया। ये आप देखो तो बेसिकली सहकारी समिति एक बनाई जा रही है, ये हमारे आर्टिकल 19 का जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू रेजिडेंस है, राइट टू प्रोफेशन है, ये आपने पढ़ा होगा पूरा 19(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), राइट। उसी की बात कर रहा हूं, बात समझे या नहीं समझे? तो वहां आपको एक कोऑपरेटिव कमिटी बनाने का राइट है, ये आपका सिटीजन राइट है, फंडामेंटल राइट है। दूसरा आर्टिकल 43(b), ये भी एक राइट देता है। ये क्या करता है? ये एक डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल है। तो ये डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन टू स्टेट, राज्यों को, या राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, उसे एक डायरेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? डायरेक्शन टू स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव, कि वो भारत में क्या करे? प्रमोट कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को क्या करे? प्रमोट करे। भैया कौन कह रहा है? 43(b), आर्टिकल 43(b). इसके अलावा देखो तो भारत के संविधान में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 9(b) सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए जोड़ा गया है, सहकारिता के लिए। सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी सुनो जरा ध्यान से। 2021 वर्ष 2021, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना। जुलाई 2021, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार भारत में, पहली बार फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्या किया गया रे मेरे भाई? कोऑपरेटिव, क्या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया गया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया भारत में सहकारिता मंत्रालय को स्थापित किया गया, जो कि सहकारिता के संबंध में पॉलिसीज डिजाइन करेगा, नीतियां बनाएगा और उन नीतियों का क्रियान्वयन करेगा, उनका एग्जीक्यूशन करेगा। और पहला सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया? माननीय अमित शाह, ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह, जो ऑलरेडी भारत के होम मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और उनके पास कोऑपरेटिव मिनिस्टर का दर्जा भी है, राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें दी गई। और 2021 में ही इन द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सहकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव अभियान शुरू किया गया था। ये क्या है बेटा, इसका एक बहुत क्लियर और शॉर्टली मैं तुमको बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव है कि हम भारत के हर एक गांव को, ईच एंड एवरी विलेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मस्ट बी कनेक्टेड टू कोऑपरेटिव कल्चर। सहकारिता आंदोलन से जुड़े, सहकारिता से जुड़े, हर एक गांव में सहकारिता से रोजगार आए। तो भारत के प्रत्येक गांव को सहकारिता से जोड़ना, कोऑपरेटिव से लिंक करना टू ईच एंड एवरी विलेज ऑफ इंडिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इस कैंपेन का, इस अभियान का उद्देश्य है, जिसे हम सहकार से समृद्धि अभियान कहते हैं। राइट, ये भी 2021 में शुरू किया गया है। तो अगर देखा जाए तो अमूल और इफ्को का ये जो अचीवमेंट है, ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। राइट, चलिए ये टॉपिक हम यहां खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सर एक और डिफेंस बेस्ड टॉपिक है, फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड ने ऑफिशियली डिक्लेरेशन दे दिया है फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर टू 15th ऑफ नवंबर, 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, 11 नवंबर से 15 नवंबर 2025 के बीच में ईस्टर्न कमांड के द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक और ट्राई सर्विस डिफेंस एक्सरसाइज, यानी कि सेना के तीनों अंग, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, उनकी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज और शुरू की जा रही है। एक पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमने हल्ला मचा दिया है, जिसका नाम था त्रिशूल ट्राई सर्विसेज डिफेंस एक्सरसाइज, जिसमें तीनों सेनाओं ने अपना जौहर दिखाया। और अब हम ईस्टर्न कमांड में अरुणाचल स्टेट में चाइनीज बॉर्डर पर जाकर के हल्ला मचाना चाहते हैं, दोनों फ्रंट्स पर। एक्चुअली है कुछ भी नहीं, इंडिया क्लियर मैसेज दे रहा है अपने नेबर्स को दैट नाउ वी आर वर्किंग ऑन टू डेवलप आवर थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स क्या है, इसके बारे में हमने एक वीडियो और एक शॉर्ट बनाया हुआ है, पहले आप चाहो तो चैनल में जाके देख सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो ये ईस्टर्न थिएटर कमांड और वेस्टर्न थिएटर कमांड के बारे में तो कंफर्म कर दिया कि भैया हम यहां तीनों सेनाओं यानी तीनों विंग्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बीच में अब हम कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए जॉइंटनेस के साथ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहे हैं। उसी क्रम में जो एक्सरसाइज अब आई है, जो ईस्टर्न कमांड ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, इट इज पूर्वी प्रचंड प्रहार। इसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मेजर एक्सरसाइज होगी, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। इंटीग्रेटेड फॉर्म में मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है। मल्टी डोमेन मतलब जमीन, हवा और पानी में भी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर और अदर टेक्निकल फॉर्म्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटीज, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा, इन सब पर काम किया जाएगा। राइट, रिसेंटली हमने देखा अभी सदर्न कमांड ने भी किया इसके बारे में, वेस्टर्न कमांड ने भी किया है और अब ईस्टर्न कमांड भी इस लाइन में आ गई है। ईस्टर्न कमांड आर्मी की जो है उसका हेडक्वार्टर्स कहां आता है, कोलकाता में आता है सर। कहां आता है सर, कोलकाता में, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC, जो चाइनीज बॉर्डर के साथ जुड़ती है हमारी, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली है, चाइना के बॉर्डर्स पर होने वाली है। इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि जो त्रिशूल है वो वेस्टर्न टेरिटरी में थार डेजर्ट में की गई है ना, तो वो डेजर्ट एरिया में की जाने वाली एक्सरसाइज थी जो कि पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर को कवर अप करती थी। और ये बेटा हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयन रीजन्स, ईस्टर्न हिमालय जो है, पूर्वी हिमालय, उसके हाई एल्टीट्यूड्स पर क्या चैलेंजेस हमारे को हो सकते हैं, उसमें आर्मी के तीनों जो फोर्सेस हैं डिफेंस के, उन तीनों फोर्सेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जा सके, एक बोल सकते हो कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस लाई जा सके कि वो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें, उस समय हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े, उन तीनों फोर्सेस को ना पड़े, और उनमें एक नया कौशल डेवलप हो, नई एफिशिएंसी आए, नई स्ट्रेंथ आए। इसको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जानी है। इसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। इसमें सारी चीजें शामिल की जा रही हैं। राइट, तो बेसिकली ये एक्सरसाइज को भी आपको अब याद रखना है। ये दो तो इंपॉर्टेंट हो ही गई। और अभी तक हमने टोटल कितनी की है, जल्दी एक सांस में बोलते हैं मेरे साथ। एक तो हो गई त्रिशूल डिफेंस एक्सरसाइज, ये भी ट्राई सर्विस है। पूर्वी प्रचंड प्रहार हो गई, ये भी ट्राई सर्विस अभी ऑर्गेनाइज होने वाली है। इसके अलावा अस्त्र शक्ति जो नॉर्दर्न कमांड ने ऑर्गेनाइज की हुई है, लद्दाख में की गई है ये। राइट, फिर हो गई सेंटिनल स्ट्राइक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो वेस्टर्न कमांड डेजर्ट एरिया में की गई है। राइट, तो ये डिफेंस एक्सरसाइज इस बार की जरूर याद रखिए भैया। 2026 फर्स्ट NDA CDS दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते जा रहे हैं इस बार।
ओके, थर्ड टॉपिक आज का हमारा भाई सब टेस्ला। टेस्ला के बारे में सब जानते हैं, एलन मस्क को सब जानते हैं। अमेरिका बेस्ड एक ऑटोमोटिव कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। टेस्ला अपनी ऑटो ड्राइविंग कार्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस कंपनी है पूरी दुनिया में। जुलाई 2025 में, इसी साल कुछ महीने पहले, टेस्ला ने भारत के बाजार में कदम रखा है और भारत में अपना सबसे पहला कार शोरूम मुंबई में खुला है। टेस्ला के भारत में आने के साथ ही टेस्ला भारत के बाजार में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर मार्केट जो है, उपभोक्ता बाजार जो है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका और अदर दोस्त कंट्रीज जिसमें टेस्ला काम करती है। ऐसी कंडीशन में लग्जरी कार्स को लेकर के भारत के लोगों का रुझान बढ़ाया जा सके, टेस्ला ने एक नया कदम उठाया है। भारत के ही एक बिजनेस एक्सपर्ट को उसने अपना कंट्री हेड बनाया है, कंट्री हेड अपॉइंट किया है रिसेंटली, जिनका नाम है शरद अग्रवाल। शरद अग्रवाल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके पहले लैम्बोर्गिनी इंडिया के भी हेड रहे हैं। इसके साथ ऑडी इंडिया में भी इन्होंने काम किया है और इसके साथ साथ इन्होंने क्लासिक लीजेंड में भी काम किया है। तो शरद अग्रवाल टेस्ला के नए कंट्री हेड है, ये पहले कंट्री हेड है इंडिया में टेस्ला के, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है हमारे आज का लेक्चर का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लेबर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मनसुख मंडाविया जो हैं, उन्होंने हालिया में वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सर वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए ये कतर जो कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला में आती है, यूएई से लगी हुई कंट्री है, इसकी कैपिटल दोहा में गए हैं। दोहा में ये समिट ऑर्गेनाइज होनी है। हालांकि इसके सिर्फ ये जो समिट है, ये दूसरी समिट है जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये 4 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगी, यानी कि कल के दिन ये शुरू की गई है और कल खत्म हो जाएगी। 3 दिन की समिट है। इसके पहले इसकी जो फर्स्ट समिट है वो 1995 में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो 30 साल के बाद, आफ्टर 30 इयर्स और 3 डिकेड्स, 30 साल बाद ये दूसरी समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि 30 साल बाद आ रही है ये न्यूज, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए वैश्विक सम्मेलन या वैश्विक शिखर सम्मेलन, इट इज कॉल्ड WSSD, राइट। ये वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट जो है सर, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है सामाजिक रूप से दुनिया का विकास कैसे किया जा सके, हाउ द वर्ल्ड कैन बी डेवलप्ड इन सोशल मीनिंग्स, राइट। सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सके, जैसे कि सोशल इंटीग्रेशन कैसे लाया जाए। फॉर एन एग्जांपल, सोसाइटी जो है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, बेस्ड ऑन द कास्टिज्म, बेस्ड ऑन ये एंड वो सब कैसे दूर हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का हिस्सा सबको कैसे बनाया जाए। ऑल सोशल क्लासेस, सभी सामाजिक वर्गों को एक साथ विकास के मंच पर कैसे खड़ा किया जाए। हाउ दे कैन बी मेड स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ग्लोबली, राइट। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, जब इसकी सबसे पहली बात की गई थी वो 1995 में, 1995 में ऑर्गेनाइज हुई थी। सर ये कहां ऑर्गेनाइज हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखना, ये कोपेनहेगन में ऑर्गेनाइज की गई थी। तब कोपेनहेगन डेनमार्क में आता है, इट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, राइट। स्वीडन और नॉर्वे दोनों के बिल्कुल नीचे है, मैप में देखना, यूरोप के मिल जाएगा, जो कि नॉर्थ सी से कनेक्टेड है। ओके, इस समिट में 1995 में 3 मेन पिलर्स एक्सेप्ट किए गए थे, 3 मुख्य स्तंभों को स्वीकार किया गया था जो हमारे लक्ष्य बने थे। ये लक्ष्य क्या थे? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पूरी दुनिया में हमें क्या करना है, पॉवर्टी यानी कि गरीबों को दूर भगाना है, गरीबी को हटाना है। फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, पूरी तरह से हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना है। और प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादन से भरपूर, ऐसा रोजगार नहीं जो बस देखने के लिए हो, ऐसा रोजगार जो प्रोडक्टिव हो, जिस रोजगार से उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। देन फॉस्टरिंग सोशल इंटीग्रेशन, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाए, समाज के हर एक वर्ग को किसी भी आधार पर एक साथ लाया जाए। समाज में जितनी अधिक हो सके हम डिस्क्रिमिनेशन, विषमताओं या असमानताओं को कम करें और सोसाइटी को इंटीग्रेट कर सकें। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। और इस बार इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया गया है, इस बार इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स को मतलब हम बोल सकते हैं इनको रिव्यू करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीडर किया गया है कि हम इन्हें रिव्यू कर सके, राइट। तो 4 से 6 नवंबर 2025 कतर के कैपिटल दोहा में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला फैक्ट, द समिट अडॉप्टेड द दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, क्या किया गया, दोहा राजनीतिक घोषणा
दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया है, रिफॉर्मिंग द 1995 कमिटमेंट्स 1995 में ये जो 3 पिलर कमिटमेंट किया गया था, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, राइट, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड फॉस्टरिंग सोशल इंटीग्रेशन। याद आया, ये 3 पिलर्स को रिव्यू किया जाए और जो भी चीजें रह गई हैं उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, अब इसमें और प्रमोट किया जाए। एंड कमिटमेंट्स टू द 2030, अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 का वर्ष, 2030 तक हमें इस एजेंडा को फुलफिल करना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें दिखाए। तो हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इसमें एक्सेप्ट किया है। यूनाइटेड नेशन बहुत पहले ही एसडीजीज अपने जारी कर चुका है जिसका टारगेट 2070 रखा है, लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की तो उसके लिए वो कह रहे हैं 2030 तक का लक्ष्य वर्ष यानी टारगेट ईयर हम सेट करते हैं, राइट। सो दैट वाज अबाउट द वर्ल्ड समिट फॉर द सोशल डेवलपमेंट। चलिए, आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं भैया। इन टॉपिक्स के मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक क्लास में आपसे बोल रहा हूं शॉर्ट नोट जरूर बनाना, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और करंट अफेयर इतना ज्यादा वास्ट है और इतना ज्यादा डायनामिक है कि इतने सारे टॉपिक्स पे एक बार में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज मेरी बात को मानते हुए पढ़ना, राइट। चलिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ऑल द बेस्ट। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।